दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है। दोस्तों, भारत की पवित्र भूमि पर एक से बढ़कर एक शूरवीरों का जन्म हुआ है, जिनके नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे, जिनकी तलवार के आगे बड़े बड़े योद्धा सर झुकाते थे। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो 12वीं सदी में एक ऐसा ही महान शूरवीर अपनी तलवार लिए अपने राज्य और देश की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़ा मिलता है, जो कि युद्ध कला में इतना निपुण था कि वो एकमात्र योद्धा था जिसे शब्द भेदी बाण तक चलाना आता था। ऐसा शासक जिसने मोहम्मद गौरी को युद्ध में एक बार नहीं बल्कि 17 बार बुरी तरह हराया था। जब उस योद्धा की तलवार चलनी शुरू हुई तो मोहम्मद गौरी को साक्षात यमराज के दर्शन हो गए। एक ऐसा शासक जिसने मरते दम तक दोस्ती निभाई, एक ऐसा योद्धा जिसकी प्रेम कहानी अमर हो गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की। आखिर इतना ताकतवर और शक्तिशाली राजा कैसे हार गया? कैसे उन्हें उसी इंसान ने हरा दिया जिसको उन्होंने स्वयं 17 बार हराया था? क्या थी इसके पीछे की वजह? तो आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में। पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। इनके जीवन में वो सब कुछ था जो उन्हें 11वीं-12वीं शताब्दी का सबसे वीर और कुशल शासक बनाता है। 13 साल की उम्र में राजगद्दी संभालना और फिर शक्तिशाली चंदेलों को हराना उन्हें शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित करता है। उनके जीवन का एक और पहलू बेहद अहम है, जो उनके विवाह से जुड़ा हुआ है। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से उनका विवाह हुआ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के जीवन के 2 युद्ध ऐसे रहे हैं जो न केवल उनके लिए निर्णायक रहे, बल्कि उन युद्धों से भारत का इतिहास ही बदल गया। पृथ्वीराज का जन्म 1166 में अजमेर राजवंश में हुआ था। उनके पिता राजा सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। लेकिन पिता राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद बेहद कम उम्र में पृथ्वीराज को राजा बना दिया गया और 13 साल के पृथ्वीराज की मदद के लिए उनकी मां कपूरा देवी ने शासन चलाने में साथ दिया। राजा के रूप में पृथ्वीराज की पहली लड़ाई सैन्य उपलब्धि उनके चचेरे भाई नागार्जुन द्वारा विद्रोह का दमन और गुणापुरा, संभवतः आधुनिक गुड़गांव पर कब्जा करना था। नागार्जुन पृथ्वीराज के चाचा विग्रह राज चतुर्थ के पुत्र थे और चाहमना सिंहासन के लिए संघर्ष ने परिवार की 2 शाखाओं के बीच प्रतिद्वंदिता को जन्म दिया था। नागार्जुन ने पृथ्वीराज के अधिकार के खिलाफ विद्रोह किया और गुणापुरा के किले पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज ने पैदल सेना, ऊंट, हाथी और बोलों की एक बड़ी सेना के साथ गुणापुरा को घेर लिया। नागार्जुन किले से भाग गए, लेकिन देवभट्ट, संभवतः उनके सेनापति, ने प्रतिरोध करना जारी रखा। अंततः पृथ्वीराज की सेना विजयी हुई और नागार्जुन की पत्नी, माता और अनुयायियों को पकड़ लिया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार पराजित सैनिकों के सिर से बनी एक माला अजमेर किले के द्वार पर लटका दी गई थी। इस जीत ने पृथ्वीराज को मजबूत किया और उसके बाद 1182 ईस्वी में चंदेल राजा परमार देव चंदेल को हराने से पृथ्वीराज चौहान की चर्चा पूरे भारत में फैल गई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को यश के साथ अपार धन दौलत भी मिली। पृथ्वीराज के पास पंडितों, विद्वानों और कवियों के लिए एक समर्पित मंत्रालय था, जो पद्मनाथ के अधीन था। उनके दरबार में कई कवि और विद्वान थे, जिनमें शामिल है जयनाका, एक कवि इतिहासकार जिन्होंने पृथ्वीराज विजय को लिखा था, विद्यापति गौड़ा, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप, कवि पृथ्वी भट्ट, एक शाही बार्ड, कुछ विद्वानों द्वारा चंद्रवरदाय के द्वारा पहचाना क्या खरा तारा गच्छा पटावली में जैन भिक्षुओं जिनापति सूरी और पद्म प्रभा के बीच नारायणन। अजमेर के पास आधुनिक नरेना में हुई एक बहस का उल्लेख है। उस समय पृथ्वीराज ने वहीं डेरा डाला था। बाद में जिनापति को एक अमीर जैन व्यापारी ने अजमेर में आमंत्रित किया। वहां पृथ्वीराज ने उन्हें जयपत्र, जीत का प्रमाण पत्र जारी किया। भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी का आक्रमण बेहद असर डालने वाला रहा। आज के पाकिस्तान के इलाके में जीत हासिल करते हुए गौरी पंजाब तक पहुंच गया, तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की सेनाओं का तराइन के मैदान में सामना हुआ। सन 1191 में लड़े गए इस युद्ध को तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। गौरी इस युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ और वापस भागने लगा, लेकिन पृथ्वीराज ने उसका पीछा नहीं किया और उसे वापस लौटने दिया। लेकिन यही चूक बाद में बहुत भारी पड़ी। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के आपस में बहुत ही अच्छे संबंध थे। जयचंद की पुत्री थी जिसका नाम संयोगिता था। पृथ्वीराज चौहान का अक्सर जयचंद के राज्य में आना जाना था, जहां पर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार संयोगिता को देखा।
धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन जब ये बात जयचंद को पता चली, वो इन दोनों के विवाह के खिलाफ था, क्योंकि जयचंद को लगता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान ने दोस्ती का गलत फायदा उठाया और उसकी ही पुत्री को प्रेम जाल में फंसाया, जबकि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया, लेकिन उसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया तथा सभी राजाओं को निमंत्रण दिया। लेकिन ये खबर पृथ्वीराज चौहान को लग गई। पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर अकेले आकर बीच स्वयंवर में से संयोगिता को उठा ले गए, जिसे कि जयचंद ने अपमान के तौर पर लिया और बदला लेने की ठान ली। जयचंद ने गौरी से हाथ मिला लिया और पृथ्वीराज चौहान के सभी गुप्त राज्य, सैन्य बल और उनके राज्य की गुप्त व महत्वपूर्ण सूचनाएं गौरी को दे दी। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, वही हुआ और इनकी आपसी फूट का फायदा गौरी ने उठाया। हार से जलील गौरी ने बदला लेने के लिए बड़ी सेना के साथ 1192 में फिर आक्रमण किया। इस बार पृथ्वीराज चौहान पर गौरी भारी पड़ा और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह जयचंद की गद्दारी थी। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान को गौरी अपने वतन ले गया, जहां गर्म सरिया उनकी आंख में डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया था और बहुत जुल्म उन पर किए गए। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, इसलिए पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के साथ ही बंदी बनाकर रखा गया था, उन्होंने योजना बनाई और गौरी को पृथ्वीराज चौहान की कला के बारे में बताया। तो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के कौशल को जानने के लिए सभा का आयोजन किया और उनसे शब्द भेदी बाण चलाने का हुनर दिखाने के लिए कहा। तभी चंद्रवरदाई ने कविता के जरिए पृथ्वीराज को गौरी की वास्तविक स्थिति बताई। उसके बाद गौरी सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके सामने पृथ्वीराज चौहान को लाया गया। पृथ्वीराज चौहान को लक्ष्य बताया गया और फिर चंद्रवरदाई ने एक कविता बोली। 4 बांस 24 गज, अंकुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर सटीक निशाने पर मारा। पृथ्वीराज चौहान के अचानक हमले से गौरी की तुरंत ही मौके पर ही मौत हो गई। उसे मारने के बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने अपने आप को भी मार दिया था। पृथ्वीराज चौहान की मौत चाहे जैसी हुई हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार ने भारत का इतिहास ही बदल दिया, क्योंकि उसी के बाद भारत में मुस्लिम शासकों का दौर शुरू हुआ और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना हुई और वो सिलसिला अगले 600 साल तक मुगल वंश तक चलता रहा और उसके बाद भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया, जिनसे फिर 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली। गौरी की मौत के बाद जो शासक उसकी गद्दी पर बैठा, उसने वर्तमान के अफगानिस्तान के गजनी शहर में गौरी की समाधि बनाई और समाधि के बगल में ही पृथ्वीराज चौहान की भी छोटी सी समाधि बनाई, जिसमें उनके शरीर को दफनाया गया था तथा एक प्रथा चला दी गई, जो भी गौरी की समाधि पर आएगा पहले अपने जूतों से पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर मारेगा। ये प्रथा सदियों से चली आ रही थी। 2004 में शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति, जिसने फूलन देवी को मारा था और इसी की सजा काटने के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था, और वहीं से उसे पता चला कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि का इतना अपमान किया जाता है। बस उसने वहां से उनके अवशेष लाने की ठान ली और जेल से फरार हो गया और अपने जाली दस्तावेज और पासपोर्ट के जरिए बांग्लादेश से होते हुए अफगानिस्तान पहुंचता है तथा वहां पर सबकी नजरों से बचता बचाता पृथ्वीराज चौहान की समाधि तक पहुंचता है तथा कई दिनों तक वहां पर खुफिया तौर पर उस जगह की जासूसी करता है तथा अवशेषों को निकालने की योजना बनाता है और एक दिन रात के घनघोर अंधेरे में जाकर पृथ्वीराज चौहान की कब्र को खोदता है तथा सभी अस्थियों को वहां से निकालकर भारत ले आता है तथा उनको विधि पूर्वक गंगा में प्रवाह करता है तथा उनके नाम का गाजियाबाद में एक मंदिर बनवाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।